राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डुग्गू एंड हिज मॉम। तो आज हम लोग सेट नंबर 6 करने वाले हैं। आप लोगों को पता ही है कि लगभग 700 सीट कम गया है, तो मेहनत और भी कराई कर दीजिए। मेरा तो नहीं हो रहा, बस मैं जो सेट कर रही हूँ आपके साथ ही कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? तो आंसर होगा वेब लेआउट। MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेन्यू के तहत फॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? आंसर होगा चेंज केस। क्वेश्चन नंबर 3 है, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3 to G9 सेल्स की एक रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? B3। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रोम ब्राउजर में बाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए डैश कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो क्रोम ब्राउजर में खुले टैब में जाने के लिए बाईं ओर Ctrl+Shift+Tab। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का भाग नहीं है, होगा IP एड्रेस। बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट डैश बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की है F7। www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली ने। MS एक्सेल 2010 में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला प्रयोग होता है? तो एवरेज। विंडोज में वॉलपेपर डैश से बदलते हैं, तो कंट्रोल पैनल पर डिस्प्ले से। www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो आंसर होगा बाइनरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क डैश को माना जाता है, तो होगा अर्पानेट। अर्पानेट विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। आउटपुट देखने के लिए आप डैश का प्रयोग करते हैं, तो मॉनिटर। अर्पानेट को खोज किसने किया था? तो लिंक लाइडर ने। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है लिंक लाइडर। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ। आउटपुट देखने के लिए आप डैश का प्रयोग करते हैं, मॉनिटर। नंबर पैड डायरेक्शनल एरो के रूप में कार्य कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं, तो नेम लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, चलिए मैथ्स का है। अब चलते हैं। कोई धनराशि P, Q और R में इस प्रकार बांटी जाती है कि जब P को 1 रुपया मिलते हैं तो Q को 75 पैसे, Q को 1 रुपया तो R को 50 पैसे। R को 36 रुपया धनराशि है, तो P के पास कितना मिलता है? तो चलिए रेशियो में पहले तो हम ले लेंगे PQ 100 है तो 75, तो इसको रेशियो में देखिए कितना, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75। Q/R 1 रुपया है तो 100 पैसा ले लेंगे, और इधर 50 पैसा, तो 2:1। हम लोगों ने पहले भी सीखा है कि P/Q/R का कैसे रेशियो निकालेंगे। तो देखिए 4:3 को ऊपर, 2:1 को नीचे लिखेंगे, सामने सामने को गुना, क्रॉस में एगो को और फिर इधर को। हम लोग क्वेश्चन में दिया है कि 3 = 36 है ना, R को मिलता है 36 रुपये, तो एक वैल्यू बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो हमारा P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 96। तो हमारा आंसर है A 96। समझ गए? आप लोग सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट जरूर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। देखिए पहले तो 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुनी होगी? तो जब भी ऐसा गुनी में आए ना, तो सबसे पहले 10 गुने x ईयर, अगर जितना गुना होगा उतना उसके पावर में गुना होगा। देख लीजिए, तो एक वहाँ बोला है क्या? 4 गुनी है ना, तो 2 के पावर 2, तो 10 को 2 से गुना करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 साल। 20 साल। 4 गुना का कितना में हो जाएगा? 20 ईयर्स में। हमारा आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, A को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में B की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि A अपनी चाल को दुगनी करता है तो उसी दूरी को तय करने में B की तुलना में 3 घंटा अधिक लगता है।
पहले ए का स्पीड x मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति आवर। बी का स्पीड y किलोमीटर प्रति आवर। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 8 घंटे अधिक समय लगता है, तो हमारा ए का समय से बीस का समय का डिफरेंस 8 दे दिया। तो चलिए 160 बाई एक्स माइनस 160 बाई वाई इज इक्वल टू 8। हमारा एक इक्वेशन ये रहा। दूसरा में बोला था कि दुगना स्पीड हो जाता है, समय 3 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। तो इक्वेशन को सॉल्व कर, मेरे साथ आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करो भाई, ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही जैसे मैं कितना जानती हूँ, मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन कोशिश कर रही हूँ घर के काम के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई और आप लोग के साथ, क्योंकि ना मुझे वीडियो बनाने का एक वो जुनून चढ़ा है कि वीडियो के ज़रिए मैं थोड़ा सा शायद पढ़ भी लूँ, इसलिए और कुछ खास बात है नहीं। देख लीजिए हम लोग 2 LCM ले लिए और उधर ले गए, डायरेक्ट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। अब 160 बाई एक्स है ना, उसका वैल्यू हम यहाँ 6 प्लस 320 बाई वाई डाल देंगे। भाई हम लोग का सीट तो 700 के लगभग कम हो गया है, और जिसकी तैयारी पहले से ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए तो कोई बात नहीं, पर अभी हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। पर सेट देखते रहिए, मारते रहिए, कोई भी एक सेट मारिए लेकिन पूरी तरह से अच्छे से, क्योंकि ना उससे पैटर्न पता चलता है। क्वेश्चन तो वैसा ही टाइप का रहेगा ना। इसमें पुट कर देंगे 8 160 बाई वाई, इधर इसे करेंगे, उधर जाएगा 6 तो 2 160 बाई वाई इक्वल टू 2, तो वाई इक्वल टू 80 किलोमीटर प्रति आवर, है ना। तो चलिए हमारा वाई का स्पीड कितना है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। हो गया सॉल्व। आप लोग को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए, और मैंने खुद से सॉल्व भी करती हूँ ताकि आप लोग को इजी वे में सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की बड़ी संख्या को इतना से विभाजित करने पर एक शेषफल आएगा। 3 अंकों की बड़ी संख्या तो 999, पहले तो सबका LCM निकाल लेंगे। तो देख लीजिए सबका LCM निकाल लेंगे, थोड़ा मेसी हो गया है। LCM 60 आएगा, 60 से भाग कर देंगे। 999 हमारा सबसे बड़ी संख्या है 3 अंकों का, तो बोला एक शेषफल है तो एक जोड़ देंगे, और बोला कि जो आया ना उस सबके अंकों का जोड़, तो हमारा हो जाएगा आंसर 16। उन संख्या के अंकों का योग 16। 9 विद्यार्थी का प्राप्त अंक इतना है, तो माध्य निकालने के लिए बोला। माध्य समझिए ना, एवरेज, सम ऑफ ऑल नंबर बाई टोटल नंबर, आंसर हो जाएगा 58.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस के अकेला एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, M 30 दिन में पूरा कर सकता है, के काम होने के 5 दिन बाद छोड़ देता है, तो M बाकी के काम को कितना दिन में करेगा। चलिए हम लोग अपने से सॉल्व करते हैं अपने तरीके से। वही के इधर M, और देखिए 20 दिन काम करता है, 30 दिन, तो दोनों का क्षमता 3:2। 5 दिन का काम 15, तो 15 घटा देंगे तो हमारा कितना काम बच गया, 45, जो M करेगा ना। तो M 45 काम कितना दिन में करेगा, तो 45/2। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स कर दे रही हूँ, क्योंकि भाई हम लोग जो CBSE से पढ़ा होता है ना उसको हिंदी में कम से कम इंग्लिश तो घुस ही जाता है। 2, तो 45/2 हमारा आंसर हो जाएगा, 45/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, 5 और 10 का तृतीय अनुपात, तो A हो गया A 5, B 10, तो B² होता है फॉर्मूला, देख लो 20 आंसर। √6 है ना, वैल्यू दिया है, जब भी नीचे रूट में हो तो उसको ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लो, तो हो जाएगा √6/3 3 9। √6 का वैल्यू दिया है, 9 से डिवाइड करेगा तो 0.27277 आएगा, 2 आएगा, तो 2 के ऊपर रेकरिंग है ना। आप लोग सॉल्व करके देख लो, वही आएगा। मैंने किया था, 2 संख्या के बीच इतना है 42, अनुपात 5:2, देख लीजिए दोनों का अनुपात 2 है ना, 2 = 42। छोटी संख्या 3 है,
तो 3 बराबर हो जाएगा 63। ये तो मेहरबानी बन जाएगा आप लोग से। ये देखिए जब भी ऐसा वाला है ना तो 236, जिस पे रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिख देंगे, जिस पे नहीं रहेगा 0, और ऊपर में माइनस कर देंगे जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा, तो हमारा आंसर आएगा 13/55। QRST आ गया हमारा रीजनिंग। इसमें जब भी पहले खोजिए कि कौन किसके बाईं ओर बैठा है कितना, तो बगल में है तो समझ नहीं ना आ रहा किस तरह ऊपर नीचे। ST के बाईं ओर बैठा है तो पहले इसी को बैठा देते हैं। ST के बाईं ओर बगल बैठ गया। QT के बगल में नहीं है तो QS के बगल में हो जाएगा। अंदर लिख देती हूँ, जगह नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी। R हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए QR के बाईं ओर, QR के दाईं ओर में है ना, तो गलत है, तो आंसर हो जाएगा वही। अनुपस्थित संख्या के साथ श्रृंखला दी गई है इतना इतना इतना, तो देखिए सब में 6 8 जोड़ दिया है, सॉरी। मिथिक और लिखा है तो फॉग, देखिए M में 2 जोड़ दिया, सभी में 2 जोड़ दिया है, तो उसी तरह फॉग में भी हर एक सब वर्ड में 2 जोड़ देंगे। कोड भाषा में इतना है तो देख लीजिए 49 ईजाट, यहाँ भी 49 है तो ईजाट के बराबर है। 3 हो गया पेंटिंग, 7 हो गया ड्राइंग, तो हमारा 5 हो जाएगा एंड। क्वेश्चन पूछा है एंड के लिए कोड, तो हो गया 5। चलिए G+ मतलब GH का पुत्र है, माइनस मतलब पति है, स्टार का मतलब बहन है, तो चलते हैं ये आप सॉल्व कर लो। रिश्तेदारी ऐसे भी मुझे समझ नहीं आती, बहुत मुश्किल लगता है मुझे रियल में भी और ये क्वेश्चन में भी, फिर भी मैं बनाती हूँ, पर आप लोग खुद देखो। चलो मैं, ये मेरा थोड़ा खिचड़ी है, मैं आपको इसमें जो दिया हुआ है वो सॉल्यूशन आपको दिखाती हूँ। चलिए आप लोग पॉज करके देख लो कि आप बनाए हो वो सही है या गलत, एक बार, ठीक है ना। देख लो भाई, पति, सास, दामाद, ननद, बहुत सारे रिश्तेदार। चलिए एजुकेशन में कितने ऐसे जोड़े हैं जो सेम ABCD में आते हैं ना, उतना ही, तो मैंने तो जोड़ा था 5 आया, आप लोग भी देखो 5। देखिए D और E 2 हो गया, फिर इधर आएंगे ABCD 3 को ऐसे ही दिख गया, उधर 5, उधर भी देख लो आप ये सब। चलिए प्रिसाइज वही होता है ना समरी, जब हम लोग बच्चा में पढ़ते थे ना, पूरा बुक का समरी लिखा रहता था, उसी तरीक़ा से दिया हुआ है ग्लोबलाइजेशन पे समरी लिखना है, जो उसमें से वही वर्ड छाटना है 1/3 वर्ड में। तो ग्लोबलाइजेशन पे आप लोग देख लो, ऐसा प्रिसाइज लिख देना कोई भी टॉपिक पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर, चैन स्नैचिंग, हॉलीगनिज्म। हॉलीगनिज्म मतलब वही होता है कि शांति नहीं बनाए हुए रखना आसपास में। तो लेटर लिखना है पुलिस स्टेशन को, तो सबसे पहले तो आप भेज रहे हो, आप अपना एड्रेस लिखो, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर टू द पुलिस ऑफिसर, पुलिस स्टेशन थाने जहाँ मुंबई, सब्जेक्ट है कंप्लेंट रिगार्डिंग चैन स्नैचिंग, इंस्पेक्टर सर मैडम, उसके बाद लिख दो आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट अ चैन स्नैचिंग इंसिडेंट डेट ऑकर इतना एट इतना MG रोड अराउंड इतना, टाइम डेट सब लिखो, फिर आई एम अटैचिंग ऑल नेसेसरी डिटेल फॉर योर रेफरेंस, ये वर्ड नीचे और ऊपर का आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट, ये जरूर याद कर लो। थैंक यू फॉर योर असिस्टेंस, योर सिंसियरली, आपका नाम या XYZ ABC कुछ भी लिख सकते हो। उसी तरीक़ा से सेंडर का एड्रेस, डेट, टू द पुलिस लिख के, सब्जेक्ट लिख के, आई एम राइटिंग टू रिपोर्ट है ना, सेम वैसा ही, इंसिडेंट ऑफ फॉलोइंग ऑकरिंग एट जवाहर नगर, और नीचे वही सब, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन। 2-4 लाइन तो रट ही लो क्योंकि ये तो चिपकाना ही होता है, और लास्ट में एक लाइन छोड़ के थैंक यू फॉर योर क्विक एक्शन, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। 100 वर्ड में है इसे, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, उन लोग हम देखेंगे, पहले चलिए देखते हैं इनकरेक्ट स्पेलिंग। CON होगा, CAN नहीं होगा। एम्बैरेस में BARRASS, तो एम्बैरेस का फॉर्म हो गया स्पेलिंग, और करेक्ट सेंटेंस रीराइट देम, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स होगा, यहाँ विच की जगह डैट होगा और राइट की जगह राइट्स। चलिए नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, इसे देखते हैं। जब भी कुछ भी इन्वेंशन हुआ है पहले उसका ज़रूरत पड़ा है तभी वो इन्वेंशन हुआ है,
जैसे आग से ही ले लो, शुरू से ही ले लो, कच्चा खाता था ना, ज़रूरत था पका कर खाना, तो उसके कारण आग का इन्वेंशन हुआ। उसी तरीक़े से कंप्यूटर, नेटवर्क, आजकल कितने सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं उसी तरीक़े से। तो द प्रोवर्ब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन सिग्निफाइज दैट ह्यूमन ingenuity thrives under the pressure of need. When people face challenges or lack essential resources, they are compelled to think creatively and devise solution. Throughout history, groundbreaking inventions have emerged from necessity such as wheel for transportation, electricity for lighting, modern technology for communication. Necessity innovation by pushing individuals to explore new ideas and overcome limitation. उसी तरीके से लिख दो, दिस सेइंग हाईलाइट द ह्यूमन एबिलिटी टू अडेप्ट, इनोवेट एंड सॉल्व प्रॉब्लम, प्रोवाइडिंग दैट नेसेसिटी फ्यूल्स द स्पिरिट ऑफ इन्वेंशंस। वही जो मैंने आपको बताया ना, जब भी ज़रूरत पड़ा है तभी इन्वेंट हुआ है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, ये प्रोवर्ब है। द प्रोवर्ब वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे एम्फेसाइज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेशन in achieving goals. When a person is truly committed to a purpose, they find ways to overcome obstacles and succeed, no matter how challenging the path. History is filled with examples of individuals who through sheer willpower turn their dreams into reality, be it inventors, leaders, or ordinary people. Their strong will help them achieve the impossible. This saying reminds us that with focus, effort and dedication, we can find solution to any problem and turn aspiration into accomplished. नेक्स्ट है चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो ये है द प्रोवर्ब चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ signifies that a person's childhood shapes their future character and personality. The habits, values, and traits developed during childhood often influence the kind of adult they become. A child's curiosity, innocence, and learning skill or abilities lay the foundation of their life's journey. Positive guidance and nurturing during this phase are crucial for their development. The proverb also reminds us that the adults can learn qualities like simplicity, honesty, and enthusiasm from children. Thus, childhood is a vital stage that molds an individual and deserves care and attention. तो बचपन भी निर्धारित करता है कि एक इंसान कैसा बनेगा, ये तो अच्छी बात है। कॉन्सीव एम्बेरेस हम लोग ने पढ़ लिया है। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये भी पढ़ लिया। बहुत जगह देखा है हमने कि बचपन में जो झेला रहता है उसको बड़ा होकर वैसे ही उसका बिहेवियर और बर्ताव होता है। चलिए हम लोग हिंदी में देखते हैं। आपका मन होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। निबंध लिखना है। तो चलिए, न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ती राजनीतिक हस्तक्षेप। न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है जो समाज में न्याय और कानून का पालन सुनिश्चित करता है। लेकिन वर्तमान समय में न्यायिक प्रक्रिया में राजनीति का बढ़ता हस्तक्षेप एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। राजनेता अपने स्वार्थ और राजनीतिक लाभ के लिए न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिससे न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई बार मामलों में विलंब होता है और पक्षपातपूर्ण निर्णय सामने आते हैं। यह काम जनता के न्याय पर विश्वास को कमजोर करता है। कई बार बड़े नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के मामलों में राजनीतिक दबाव के कारण न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है। यह हस्तक्षेप न्यायिक प्रक्रिया की स्वायत्तता को कमजोर करता है और कानून के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इस समस्या का समाधान न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र और पारदर्शी बनाकर ही संभव है। राजनीतिक दबाव से बचने के लिए न्यायिक नियुक्तियों, मामलों के चयन और फैसलों की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र की नींव है। इसे बनाए रखने के लिए नागरिकों और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए ताकि देश में न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे और कानून का शासन सशक्त हो। तो न्याय प्रक्रिया में सच में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसे देखने को मिलता है कि गरीब लोग और जो बेसहाय होते हैं उन्हें बहुत ही विलम्ब और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ना।
तो इसके लिए तो बहुत ही सख्त और कानून को भी सशक्त होना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। भारत की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह नीति 34 वर्ष के बाद लागू की गई है और इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार बनाना है। NEP 2020 शिक्षा को समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। नीति के प्रमुख बिंदुओं में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के ढांचे में बदलाव शामिल है। इसमें 10+2 प्रणाली को समाप्त कर 5+3+3+4 का नया ढांचा लागू किया गया है, जिसमें प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा पर जोर दिया गया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मल्टी डिसिप्लिनरी विकल्प, फ्लेक्सिबल कोर्स और क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, जिससे छात्रों के बौद्धिक विकास में मदद मिलेगी। NEP 2020 का एक और महत्वपूर्ण पहलू व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देना है। यह नीति डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन लर्निंग और टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देती है, जिससे शिक्षा को आधुनिक और सुलभ बनाया जा सके। नई शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली को विश्व स्तरीय बनाने का एक बड़ा कदम है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार, शिक्षकों और समाज का सहयोग आवश्यक है। यह नीति भारत के शिक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मददगार साबित हो सकती है। तो सच में हो ही रही है और भी सुधार अभी बाकी हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट है पत्र, जिसमें लिखना है कि विक्रेता कंपनी को उससे मंगाए गए सामान में शीघ्रता वितरण का आग्रह करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सेंडर्स, जो हम लोग भेज रहे हैं उसका एड्रेस, एक लाइन छोड़ के डेट। आप यहाँ 10 के जगह डायरेक्ट इस हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, है ना। सेवा में विक्रेता कंपनी और डेट और सर, मतलब डेट लिख दो, उसका एड्रेस लिख दो, उसका लिखो विषय, ऑर्डर किए गए सामान को शीघ्र वितरित करने हेतु अनुरोध। महोदय, मैंने आपकी कंपनी से क्रॉकरी का ऑर्डर किया था, जिसका ऑर्डर नंबर इतना है। यह ऑर्डर जनवरी 10, 2025 को दिया गया था, लेकिन अब तक मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ है। यह सामान मेरे काम के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसकी देरी के कारण मुझे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आपकी कंपनी की सेवा हमेशा समय पर और गुणवत्तापूर्ण रही है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस समस्या को प्राथमिकता देंगे। कृपया मेरे ऑर्डर को शीघ्र वितरित करने की प्रक्रिया शुरू करें और मुझे वितरण की स्थिति के बारे में जानकारी दें। आपके शीघ्र उत्तर की प्रतीक्षा में, धन्यवाद, सादर। और नीचे नाम, मोबाइल और ईमेल ID जरूर दें। ये सब फॉर्मल लेटर है ना, जिसमें विषय, सबसे पहले तो सेंटर का एड्रेस, फिर उसके बाद डेट और टू द करके लिखना ज़रूरी होता है। चलिए, खून सफ़ेद होना, कान पर जूं न रेंगना, हाथ का मैल, गागर में सागर भरना, वो सब है मुहावरे। तो हम लोग अच्छे से देखेंगे वाक्य के साथ। पहले अशुद्ध वाला देख लीजिए। राम ने किताबें अलमारी से निकाल ली होगा। छात्रों को प्रोत्साहित की नहीं किया। चढ़ाई है, देख लीजिए, पर्वत पर चढ़ाई आसान नहीं है। भारत का लिखा था तो की होगा, है ना। और बच्चों ने बगीचे में फूल लगाए, फूल का थोड़ा गलत था। अपने संबंधों को भूल जाना, लालच से उसका खून सफ़ेद हो गया। उसका क्या था, आप लोग देख लो। चलिए चलते हैं करेंट अफेयर और GK पर। हमारा क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो ये है भाग 4 के अनुच्छेद 44 में। इसको DPSP भी बोलते हैं भाग 4 को। नीति निर्देशक तत्व। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यालय 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्देश्य है गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना। भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कौन सा है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। राष्ट्रीय खेल दिवस किसके? ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आधुनिक भारत का शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार के संरक्षण की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2024 का फोकस है मातृ और शिशु स्वास्थ्य। 2024 में किस खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया? मनु भाकर, D. गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। 4 को
भारत में 5G सेवाएं सबसे पहले किसने शुरू की? तो रिलायंस, जियो एंड एयरटेल। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों का गुजरती है? 8 राज्यों से। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको मित्र पर गमछा झार करके याद कर सकते हो। मित्र, मिजोरम, त्रिपुरा, गमछा। तो 6 से छत्तीसगढ़, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, झार से झारखंड। समझे ना? तो देख लीजिए 368 क्या है? संविधान संशोधन से। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, है ना? तो हमारा हो गया 6 कंप्लीट रफ्तार से पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ सेट 6। ऐसे ही मेरे साथ सेट देने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए डुगू एंड हिज मॉम का चैनल। और ऑल द बेस्ट आप सभी को। बाय बाय।